हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके हिस्ट्री से रिलेटेड 5 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड रहेंगे। तो पिछले 4-5 सालों में अगर हम देखें यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पैटर्न रहा है उसमें एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आपके फ्रीडम स्ट्रगल से पूछे गए हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को यहाँ कवर करने की। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस जितनी भी आपकी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में बनाई गई थी, आज़ादी से पहले जितनी भी इस तरीके की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई थी ताकि आज़ादी का जो रास्ता है वो और ज़्यादा इजी हो सके, कि वहाँ पर और ज़्यादा लोग कोलैबोरेट कर सकें। ठीक है जी, तो 3 एसोसिएशंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है बंगा भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में, किसकी स्थापना की गई थी 1836 में बाय द एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। सेकंड में बात हो रही है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के बारे में, कि ये स्टार्ट की गई थी बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा, फिरोज शाह मेहता द्वारा एंड केटी तलांग द्वारा 1885 में। और थर्ड ऑप्शन में बात हो रही है कि मद्रास महाजन सभा के बारे में, किसकी स्थापना की गई थी 1884 में। 3 स्टेटमेंट्स यहाँ दी गई हैं। बहुत सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट बेस्ड चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, जो अपना पढ़ा है उसे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, रिटेन करने की कोशिश कीजिए और करेक्टली मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। फिर हम इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं, कि इन तीनों एसोसिएशंस के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है बिल्कुल करेक्टली दी गई है। तो बेसिकली फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस आपकी हिस्ट्री में रहते हैं। डिफिकल्टी लेवल कुछ कई बार आपको इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं प्रीलिम्स में, कई बार आपको मीडियम टू हार्ड जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में बात करें, बंगाल में आपकी सबसे ज़्यादा वहीं से शुरू हुई थी इस तरीके की पॉलिटिकल एसोसिएशन बनना। जैसे कि आपकी जो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा के बारे में बात की 1836 में जिसकी स्थापना की गई थी। फिर आपकी ज़मींदारी एसोसिएशन है जिसे हम लैंडलॉर्ड सोसाइटी भी कहते हैं, जो कि बेसिकली जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे उस दौरान बंगाल रीजन में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। फिर आपकी ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1843 में की गई थी। वहाँ पर 1851 में दोनों ही जो आपके लैंडलॉर्ड सोसाइटी थी और जो ब्रिटिश बंगाल इंडिया सोसाइटी थी उसको मर्ज कर दिया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का नाम देते हुए। तो इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने काफ़ी काम किए, काफ़ी इस तरीके के वहाँ पिटिशंस फाइल किए इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि जिससे जो आपकी हैवी स्टैम्प ड्यूटीज़ हैं उनको वहाँ पर हटा दिया जाए। ठीक है जी, जो हायर ऑफिसर्स हैं उनको इतनी ज़्यादा सैलरी दी जा रही है जो कि यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके दी जा रही है उसको कम किया जाए। ठीक है जी, फिर जो आपकी सेपरेशन की जा सके एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की, जो कि उस दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में देखा जा रहा था। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें, काफ़ी इनिशिएटिव्स इस पर्टिकुलर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने यहाँ पर लिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी, फिर आपकी इंडियन लीग थी जो कि 1875 में शुरू की गई थी शिशिर कुमार घोष द्वारा। तो कुछ कुछ पॉइंट्स रहते हैं इस तरीके के जो कि आपको पता होने जरूरी हैं। फिर आपके बॉम्बे के रिलेटेड बात करें, जैसे कि आपकी जो पूना सार्वजनिक सभा थी 1867 में इसकी स्थापना की गई थी एम महादेव गोविंद रानाडे द्वारा, और बाकी भी लोग इनके साथ शामिल थे। तो बेसिकली जो सरकार और जो लोगों के बीच का एक जो गैप था उस दौरान, तो उसे ब्रिज करने की कोशिश की जा रही थी इस तरीके की पॉलिटिकल एसोसिएशन के द्वारा। सेम उसी तरीके से जो आपकी मद्रास महाजन सभा है जिसके बारे में हमने थर्ड स्टेटमेंट में बात की, आपको डायरेक्टली इस तरीके से ही पूछा जा सकता था कि मद्रास महाजन सभा की जो स्थापना की गई थी तो किस किस के द्वारा की गई थी। वहाँ पर आपको ऑप्शन दी होती, तो ये नाम आपको यहाँ पर दी गए हैं, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंदाचार्लू। तो ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक बेसिक से फैक्ट्स रहते हैं हिस्ट्री में जो कि आपको किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो मोस्टली तो आपकी स्पेक्ट्रम में ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं ही, बट उसके अलावा जो हमारी एनसीईआरटीज़ हैं वो भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सोर्स हैं हिस्ट्री के आपके सेगमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेसिकली अब सेकंड क्वेश्चन में बात हो रही है कि इनमें से आपके कौन से एक्ट्स ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किए गए थे ताकि स्वदेशी मूवमेंट को सप्रेस किया जा सके, रिप्रेस किया जा सके, कि उसे वहां पर रोक लगाई जा सके। तो 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, सॉरी यहाँ पर 6 ऑप्शंस आपको दी गई हैं, 4 कोड्स दिए गए हैं। 6 ऑप्शंस क्या क्या हैं? एशियन मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904, सेकंड में बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ द सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट ऑफ 1907, थर्ड में बात हो रही है एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1908, फोर्थ में बात हो रही है इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1908, फिफ्थ में बात होती है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 और लास्ट में बात होती है द प्रेस एक्ट ऑफ 1910। तो 6 ऑप्शन यहाँ पर दी गई हैं, उससे रिलेटेड 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने इसमें कौन कौन से एक्ट्स पर्टिकुलरली स्वदेशी मूवमेंट को रिप्रेस करने के लिए पास किए थे। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो बेसिकली अगर यहाँ पर आप देखें जो आपका पहला ऑप्शन है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट, तो एज सच आप इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है। जो स्वदेशी मूवमेंट थी वो बेसिकली जब बंगाल के पार्टीशन की बात शुरू कर दी गई थी, उसके बाद की जो मूवमेंट शुरू हुई थी उसे हम स्वदेशी या फिर हम कह सकते हैं बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक है जी, तो ये उस दौरान शुरू की गई थी। और जो आपका ये एक्ट है पर्टिकुलरली 1904 में आया, और ये एज सच इस मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है कि अगर कोई वहाँ पर क्रांतिकारी है या जो हमारे फ्रीडम फाइटर है उन्हें रिप्रेस करने के लिए इस तरीके के एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे ईजिली यहाँ पर रूल आउट कर सकते हैं। उसी के चलते आपकी ऑप्शन 1 एंड डी ईजिली रूल आउट हो जाएंगी। अब उसके अलावा अगर आप देखें सेकंड थर्ड, ये आपके प्रिवेंशन ऑफ सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट ऑफ 1907, जी हाँ बिल्कुल आपका आप कह सकते हैं कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें रिप्रेस करने के लिए एक्ट लगाया जा सकता है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट बिल्कुल सही बताया गया है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका इंडियन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1908 का। फिर बात आती है इंडियन काउंसिल्स एक्ट। अब अगर आपने इंडियन काउंसिल्स एक्ट के बारे में पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें इस तरीके की कोई भी बात नहीं की गई है, आपके लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई खास बात नहीं की गई है। बेसिकली जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, उनका वहाँ पर साइज़ बढ़ा दिया गया, और जो आपके इंडियंस हैं उनको सबसे पहली मेंबरशिप दी गई इस तरीके की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। ठीक है जी, तो ये बेसिक सी चीज़ें अगर आपको इंडियन काउंसिल एक्ट्स के बारे में पता होंगी तो आप इजीली यहाँ पर इसे भी रूल आउट कर सकते थे, और उसके आधार पर आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ सिर्फ यही ऑप्शन बचती है, और यही वो आपका करेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है जी, बहुत इजीली इस तरीके से जो भी आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यूज़ करते हुए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए आप करेक्ट ऑप्शन तक बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली फैक्चुअल लेवल का आपका क्वेश्चन था। जनरली सारे हिस्ट्री के इस तरीके के रहते हैं। डिफिकल्टी हम मीडियम कह सकते हैं अगर आपको पता हो इन सभी एक्ट्स के बारे में किस तरीके से इंप्लीमेंट किए गए थे, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव था इस तरीके के एक्ट्स को इंप्लीमेंट करने का, तो ये बेसिक सी बात है इनमें। स्वदेशी मूवमेंट जैसे कि हमने बात की जो आपकी एंटी पार्टीशन मूवमेंट थी जो कि बंगाल से रिलेटेड शुरू की गई थी, तो उसी को रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने काफ़ी आपके एक्ट्स पास किए थे जो कि यहाँ पर मैंशनड है और जो ही क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर पूछ रहे हैं इनमें से कौन से आपके ऐसे एक्ट्स हैं जो ऑथराइज करता है सरकार को कि वो इम्प्रिजन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल और कन्विक्शन के इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसके चलते जो सरकार है उसने सस्पेंड कर दिया राइट ऑफ हेबियस कॉर्पस विच हैड बीन द फाउंडेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज इन ब्रिटेन। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड जो भी आपकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है द रॉलेट एक्ट। आपको पता ही है रॉलेट एक्ट के आधार पर ये चीज़ रखी गई थी कि जितने भी आपके इस तरीके के जहाँ पर कोई डेंजर रहेगा कि सरकार या सरकार का कोई सिस्टम है उस पर कोई हानि पहुँचा सकता है, तो वहाँ पर बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वारंट साइन हुए उस व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता था। ठीक है जी, तो बिल्कुल इजी नेचर का आपका क्वेश्चन था। तो इसे हम ब्लैक एक्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पास किया गया था ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो बेसिकली जो रॉलेट कमेटी के प्रेसिडेंट थे सर सिडनी रॉलेट, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो जितनी भी रिवोल्ट या फिर जो आपकी कॉन्स्पिरेसी रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा रही थी इंडिया में, मतलब जितने भी हमारे जो देशभक्त थे या हम कह सकते हैं जो हमारे आज़ादी के सिपाही थे, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ उस दौरान कंडक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नज़रों में सरकार के अगेंस्ट देखे जा रहे थे। ठीक है जी, तो बेसिकली इस पूरे एक्ट का सिर्फ एक ही पर्पस था कि उस तरीके की एक्टिविटीज़ को वहाँ पर रोक लगाई जा सके, कि अब यहाँ पर जो ब्रिटिश सरकार रहेगी उनके पास एक पूरा हक रहेगा कि अगर उन्हें किसी पर सस्पिशन भी है कि सपोज किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर उन्हें सुनने में आता है, उनके पास कोई सोर्स है, वो कहता है कि हाँ जी ये कोई एक्टिविटी प्लान कर रहे हैं, तो ईजिली वो उसे वहाँ पर जेल में डाल सकते थे। ठीक है जी, तो ये बेसिक चीज़ें रहती हैं, आपको हर एक एक्ट से रिलेटेड पता होनी जरूरी है, दोनों ही पॉलिटी एज वेल एज हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब गांधी जी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, कह रहे हैं कि आपको ये कुछ पेयर्स दी गए हैं यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू गांधी जीज अर्ली एक्टिविज्म इन इंडिया। ठीक है जी, 3 पेयर दिए गए हैं, पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं। ध्यान रखना इन चीज़ों का, करेक्टली इनकरेक्टली क्या चीज़ आपसे पूछी गई है। तो पहले में बात हो रही है सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस जो कि आपका चंपारण सत्याग्रह के बारे में कह रहे हैं 1917 में हुआ था। फिर बात हो रही है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के बारे में, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में बात हो रही है। फिर बात हो रही है फर्स्ट मास स्ट्राइक के बारे में जो कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये आपको कुछ पेयर्स दिए गए हैं कि महात्मा गांधी द्वारा पहला सिविल डिसोबीडियंस आपका इस दौरान शुरू किया गया था,
फर्स्ट हंगर स्ट्राइक आपकी इस दौरान शुरू की गई थी, फर्स्ट मास स्ट्राइक इस दौरान शुरू की गई थी। आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपके जितने भी गांधी जी वाले जो नोट्स हैं उन्हें रिवाइज करते हुए थोड़ा सोचिए कि इसमें आपकी कौन कौन सी इनकरेक्टली मैच्ड हैं। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो आपकी पहली ऑप्शन है फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही सबसे पहली जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी वो लॉन्च की गई थी। बट जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी वो आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में की गई थी, कि बेसिकली वहाँ पर जितने भी वर्कर्स थे वो कुछ हाइक डिमांड कर रहे थे, बट वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हाइक तो ना देते हुए बट वहाँ पर और जो उनकी एवरेज सैलरीज थी उसमें और कटौती करने की बात की जा रही थी। तो उस दौरान पहली हंगर स्ट्राइक गांधी जी द्वारा वहाँ पर शुरू की गई और उसके चलते वो वहाँ पर जीत गया और उन्हें जो वहाँ पर हाइक मांग रहे थे वर्कर्स के लिए वो भी मिल गया। ठीक है जी। फिर फर्स्ट मास स्ट्राइक के बारे में बात हो रही है, रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, कि जब आपका रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसके चलते कह दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि हमने बात की पिछले क्वेश्चन में, कि किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी वारंट के डायरेक्टली जेल में डाला जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड वहाँ पर फर्स्ट मास स्ट्राइक का मतलब क्या है कि बहुत ही एक लार्ज लेवल पे, लार्ज स्केल पर आपकी इस तरीके की स्ट्राइक कंडक्ट की गई थी पहली बार। तो उसी के आधार पर आपकी सेकंड और थर्ड ऑप्शंस यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन आपकी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जैसे कि हमने चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात किया कि बेसिकली जो आपका ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ पर जो बहुत ही बेसिक से ये फार्मर्स थे जिन जो इनजस्टिस वहाँ पर फेस कर रहे थे, तो बेसिकली उन्हीं की मदद करते हुए महात्मा गांधी वहाँ पर पहुँचे। ठीक है जी। फिर आपकी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होगी जो कि पहली हंगर स्ट्राइक थी। इसके अलावा एक और खास पॉइंट है कि फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सा था, तो वो आपका खेड़ा सत्याग्रह था, कि बेसिकली जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो आपका गुजरात में आता है वहाँ पर क्रॉप्स फेल कर रही थी और जो रेवेन्यू कोड था उसके आधार पर लिखा गया था कि अगर यील्ड आपकी कम होती है देन द 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस, तो जो फार्मर्स हैं उन्हें वहाँ पर रेमिशन मिलेगा। बट जो अथॉरिटीज़ वहाँ पर थी वो मना कर रही थी कि इस तरीके का कोई भी रेमिशन पे नहीं किया जाएगा। बट ये बात आपके गांधी जी तक पहुँच गई, फिर वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंट्स का सपोर्ट किया और जो उनका रेवेन्यू बनता था वो उन्हें दिलवाने की पूरी कोशिश की और उसी चक्कर में वहाँ पर हमारा फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू की गई जिसे हम खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है जी। फिर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि हमारा फर्स्ट मास स्ट्राइक था। तो इस तरीके के जो बेसिक से फैक्ट्स हैं, कई बार आपको डायरेक्टली किसी और तरीके से भी पूछे जा सकते हैं, कि आपसे स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ सकता है कि पहली जो मास स्ट्राइक थी वो कब हुई थी। ठीक है जी। जो गांधी जी द्वारा कंडक्ट की गई थी। तो आपको ये हर एक तरीके से जो भी एक्सप्लेनेशन में कंटेंट दिया उसको हर एक तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है। किसी भी वे में आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बहुत ईजिली उसे सॉल्व कर सकें या फिर एटलीस्ट उसे एक अच्छा अटेम्प्ट दे सकें। ठीक है जी। तो आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट्स आपको यहां पर दी गई हैं। पूछा जा रहा है कि इन दो स्टेटमेंट्स में जिस सेशन के बारे में बात हो रही है वो कौन सा सेशन था। ठीक है जी। आइए पहली स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने पास किया हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन एट दिस सेशन। काफ़ी चीज़ें तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाएंगी कौन से सेशन के बारे में बात हो रही है। बट सेकंड स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि इस सेशन में ये डिक्लेयर किया गया था कि जो 26 जनवरी होगी उसे सेलिब्रेट किया जाएगा एज द इंडिपेंडेंस डे व्हेन द पीपल वर टू टेक प्लेस टू स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो दो स्टेटमेंट दी गई हैं, चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दी गई हैं कि कौन से सेशन के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पहली ऑप्शन में 44 सेशन जो कि आपका लाहौर में कंडक्ट किया गया था, 43rd सेशन जो कि कलकत्ता में किया गया था, 45th सेशन जो कि कराची में किया गया था एंड 47 सेशन जो कि कलकत्ता में किया गया था। चार ऑप्शंस आपको दी गई हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, काफ़ी चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो गई होंगी ये दो स्टेटमेंट्स देखते हुए। करेक्टली ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर बेसिकली जो आपका लाहौर सेशन था 44th सेशन जो कि दिसंबर 1929 को कंडक्ट हुआ था। ठीक है जी। तो इस सेशन के दौरान ये दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं पूर्ण स्वराज की और जो 26 जनवरी को एज एन इंडिपेंडेंस डे का जो डेजिग्नेशन दिया गया था कि 26 जनवरी जो 1930 होगी वो उस दिन अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है जी। झंडा फहराया जाएगा। तो ये इस तरीके के जितने भी आपके सेशंस हैं, क्या क्या इनकी खास बात है, क्या क्या इनके डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, क्या अलग अलग चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, इन्हें सभी को ही अपने नोट्स में कंपाइल कर लीजिए।
क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग के वे में पूछा सकता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए हों किसी सेशन के कि क्या क्या वहाँ पर बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स उस सेशन ने पूरे किए हैं, और एक साइड आपको सेशंस की लिस्ट दी हो, तो आप इजीली बता सकें कि कौन सा आपका सेशन किस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने बात की, जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका ये 19 दिसंबर 1929 में ये बेसिकली लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया, और एक पब्लिक डिक्लेरेशन भी रखी गई कि 26 जनवरी 1930 रहेगी द डे विच कांग्रेस पार्टी अर्ज्ड इंडियंस टू सेलिब्रेट एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है जी। तो जितनी भी नेगोशिएशंस चल रही थी आपके लीडर्स के बीच में, जो हमारी आज़ादी की पूरी प्रोसेस थी, जो फ्रीडम मोमेंट थी, उसमें जितने भी लीडर्स इन्वॉल्व थे, फिर जो ब्रिटिश थी उनके बीच में जो भी डोमिनियन स्टेटस से रिलेटेड जो नेगोशिएशन चल रही थी, तो उसी के चलते डिक्लेरेशन पास की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ें, और जो हमारी आज़ादी की लड़ाई है उसे और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके। ठीक है जी। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आप में से सभी ने ही 5 आउट ऑफ 5 स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और जैसे कि पहले भी हमने बात की थी कि अगर आपको कुछ लगता है कि आपके कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जो कि आप चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी या किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि डिस्कस होने चाहिए आपके 5 क्वेश्चन की फॉर्म में, तो हम कोशिश करेंगे उनको डिस्कस करना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैंशन कीजिए। ठीक है जी। और प्रीलिम्स का समय नज़दीक आता जा रहा है, आपको पता है अब आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, बट उस प्रिपरेशन की टेस्टिंग भी साथ साथ होती रहनी चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो प्रीलिम टेस्ट सीरीज़ है उस रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, और अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक तीसरी इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो बैच 4 के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, एनरोलमेंट शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 4 बैचेज हैं बेसिकली। एक आपका प्रीलिम्स कम मेंस है जो जिसमें आपका जीएस पार्ट कवर होता है। ठीक है जी। फिर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल का बैच है, देन कम्स अप पीएसआईआर बैच, और फिर आपका एसए कंपोनेंट का बैच है जो कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त से इनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। 31 जुलाई ध्यान रखिएगा लास्ट डेट है, लिमिटेड सीट्स हैं। कोई भी इससे रिलेटेड आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि किस तरीके से पेमेंट स्ट्रक्चर है, वो आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, हम आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड डे।